हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं देवल पटेल, नोबल एजुकेशन के डायरेक्टर। आज हम यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से करियर गाइडेंस सेमिनार कंडक्ट करने जा रहे हैं। ये जो करियर गाइडेंस सेमिनार है वो जनरली हमने साइंस स्ट्रीम के ऊपर फोकस करके बनाया गया है। यानी कि ये सेमिनार में टोटली इन्फॉर्मेशन जो बच्चे 10th के बाद साइंस में जाने वाले हैं उसके लिए है, और जो बच्चे 11th वाले हैं और जो 12th में शिफ्ट होने वाले वो लोगों को भी ये वीडियो बहुत ही काम का है। यानी अभी जो बच्चे 10th की एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, वो लोगों के लिए, जो लोग साइंस में जाना चाहते हैं, जो लोग साइंस में जाने के लिए थोड़ा डर रहे हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको 11-12 साइंस कैसे 2 साल आपको पढ़ना है, 11-12 साइंस का टोटली आपको पाथ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 2 साल आपको कौन सी एग्ज़ाम्स देना है, क्या नहीं देना है, तो ध्यान से आपका कीमती आधा या 1 घंटा टाइम देके आप ये वीडियो कंटिन्यूस देखते जाइए। पहले मैं थोड़ा हमारा इंस्टीट्यूट के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे हमारी नोबल एजुकेशन के नाम से जो हमारी इंस्टीट्यूट है वो वाघोड़िया रोड वडोदरा में चल रही है, और हम लोग बहुत सारे एजुकेशन के सेक्टर्स में वर्क कर रहे हैं, जैसे कि साइंस, इंजीनियरिंग, रिसर्च, कॉम्पिटिटिव, और पिछले 17 सालों से हमारी इंस्टीट्यूट चल रही है, और 50 से ज़्यादा हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खुद का एक अच्छा करियर बना चुके हैं। यानी कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इंजीनियर्स एंड अच्छे डॉक्टर्स बन चुके हैं। हम लोग ज़्यादातर 11-12 साइंस पे फोकस करते हैं, और हम लोग जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो 11-12 साइंस, JEE मेन, एडवांस और नीट, वो सब कोर्सेज हम रन कर रहे हैं। एज वेल एज हम लोग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी रन करते हैं, जैसे कि कोई बच्चे को स्कूलिंग प्लस बोर्ड करना है प्लस JEE नीट करना है तो भी हो सकता है। कोई बच्चे को सिर्फ बोर्ड और JEE नीट करना है तो भी हो सकता है। कोई बच्चे ऐसे जिसको सिर्फ JEE नीट और बोर्ड करना है, सिर्फ JEE नीट ही करना है, सिर्फ JEE नीट ही करना है, तो भी यहाँ पे कर सकते हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे 10th के बाद जनरली 3 स्ट्रीम आती है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स एंड डिप्लोमा। तो आपको पहले एक सोच होगी कि भाई कौन सी स्ट्रीम में मैं जाऊं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन लोगों ने फाइनल कर लिया है कि मुझे साइंस सेलेक्ट करना है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो लोग साइंस का सोच रहे हैं लेकिन उसका सोच 100% पावरफुल नहीं है कि जैसे मुझे जाना ही है। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि आपको साइंस में ही क्यों जाना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि साइंस 2 साल का कोर्स है, सेम आर्ट्स कॉमर्स भी 2 साल का रहेगा, डिप्लोमा अगर आप जा रहे हो तो 3 साल का रहेगा। साइंस की बात कर रहे हैं हम कि साइंस में पर्टिकुलर आप देख रहे हो कि जैसे हर साल 1,20,000 1,40,000 बच्चे ही साइंस सेलेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन टेक अ साइंस। यहाँ पे कॉमर्स की बात करें तो वहाँ पे एक बड़ा मास है, 5,30,000 बच्चे, 5,30,000 स्टूडेंट्स कैन टेक साइंस। यहाँ पे आपको एक अच्छी लाइन में जाने का मौका मिल रहा है, साइंस जो कि टेक्निकल लाइन है। आर्ट्स कॉमर्स देख रहे हो तो वो नॉन टेक्निकल लाइन बोलते हैं। यहाँ पे साइंस में एक बेनिफिट ये भी है कि जैसे आप जितने बच्चे एनरोल हो रहे हो, सामने इतनी ही सीट्स अवेलेबल है। आज से 5 से 10 साल पहले एक प्रॉब्लम चल रही थी कि जैसे बहुत सारे बच्चे साइंस ले रहे थे लेकिन वो लोगों को एक पढ़ने के लिए सीट नहीं मिलती थी, उसके लिए वो लोगों को आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता था, कोई पसंदगी का कोर्स छोड़ के कोई और कोर्स करना पड़ता था। तो ये अभी पिछले 3-4 सालों से ये कोई प्रॉब्लम चल नहीं रही है, आपको आराम से आपकी फील्ड मिलेगी।
एक दूसरा मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि साइंस और कॉमर्स के बीच में, कि जैसे कि साइंस का जो जॉब सेटलमेंट रेशियो है वो 90% है। यानी कि साइंस का बच्चा साइंस 11-12 साइंस और उसके बाद कॉलेज करके निकलेगा तो 90% बच्चों को जॉब मिल जाती है। अगर कॉलेज के बाद तुरंत नहीं मिली तो मिनिमम 5 साल में 90% बच्चे सेट हो जाते हैं। आर्ट्स कॉमर्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पे 30-40% स्टूडेंट्स ही सेट हो पाते हैं, और वो भी आप देख रहे हो कि साइंस की जो जॉब सिनारियो है, जॉब का जो नेचर है, वो कॉमर्स की जॉब का नेचर नहीं रहेगा। सेम डिप्लोमा में भी आप देखते हो कि डिप्लोमा में भी जो जॉब सेटलमेंट रेशियो वो 60-70% है। यानी कि सबसे ज़्यादा जॉब सेटलमेंट रेशियो साइंस में ही है। सो हम आगे बढ़ते हैं कि साइंस तो आपने चूज़ कर लिया है, तो आगे एक प्रॉब्लम आपके पास ये होगा कि जैसे ग्रुप सिलेक्शन इज़ वेरी प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चों को ऐसा है कि ग्रुप सिलेक्शन में प्रॉब्लम है। तो ग्रुप सिलेक्शन का थोड़ा मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि ग्रुप कैसे सिलेक्ट करते हैं। एक बच्चा है जो ग्रुप सिलेक्ट करता है कि भाई मुझे आईआईटी करना है, आईआईटी में इंजीनियरिंग करना है, या एनआईटी में इंजीनियरिंग करना है, या कोई भी XYZ कॉलेजेस में इंजीनियरिंग करना है। तो उसका गोल फिक्स हो गया, उसका ड्रीम फिक्स हो गया कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। ओके, सो वो बच्चा क्या परस्यू करेगा? ऑब्वियसली मैथमेटिक्स ग्रुप ए। ओके, कोई ऐसा बच्चा है कि जिसका गोल है कि भाई मुझे मेडिकल करना है, मुझे डेंटल करना है, या फिर मुझे फार्मेसी करना है, या फिर मुझे फिजियोथेरापी कोर्सेज करना है, या कोई भी XYZ मेडिकल कोर्सेज करना है, या फिर उसका गोल है कि भाई मुझे BSc में माइक्रोबायोलॉजी करना है। सो ऑब्वियसली वो बच्चे को बी ग्रुप परस्यू करना पड़ेगा क्योंकि उसका गोल बी ग्रुप में आता है। सो एक चीज़ हो गई कि आप अपने गोल के हिसाब से ग्रुप डिसाइड कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि वो लोग सब्जेक्ट के हिसाब से ग्रुप सिलेक्ट करते हैं। जब सब्जेक्ट यानी कि साइंस लेना है लेकिन मैथ्स नहीं आता है, समझ में आया? साइंस लेना है लेकिन मैथ्स नहीं आता है, तो वो क्या करेगा? बी ग्रुप कर सकते हैं आराम से। बी ग्रुप में भी बहुत सारे स्कोप है। ओके, कोई बच्चा ऐसा है कि भाई मुझे बायो पसंद नहीं है, साइंस तो करना ही है लेकिन मुझे बायो पसंद नहीं है, तो वो मैथ्स भी कर सकता है। ओके, सो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो गोल के हिसाब से ग्रुप सिलेक्ट करते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं कि जो सब्जेक्ट के हिसाब से ग्रुप पसंद करते हैं। और अगर आपको कुछ भी पता नहीं चलता है तो आप 10 दिन दोनों सब्जेक्ट पढ़ो, आपको जो भी सब्जेक्ट में रुचि हो वो सब्जेक्ट यानी वो ग्रुप आप सिलेक्ट कीजिए। अगर यहीं पे आपका ग्रुप सिलेक्शन का टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे ऑब्वियसली कॉल करके या फिर वीडियो के माध्यम से मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकता हूँ दूसरी बार। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर आप साइंस ले रहे हो तो साइंस के में ए और बी ग्रुप में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने को आता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कि जैसे कि आप देख रहे हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वो तीनों मेन सब्जेक्ट रहते हैं, और यहाँ पे बी ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इंग्लिश, कंप्यूटर भी दोनों में कॉमन है, प्रैक्टिकल्स भी रहेंगे आपके, और साथ में एक और चीज़ रहेगी जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो आपको JEE देना है ए ग्रुप में और गुजकेट देना पड़ेगा। कंपलसरी नहीं है लेकिन आप दे सकते हो। बी ग्रुप में अगर आप परस्यू कर रहे हो तो बी ग्रुप में नीट एंड गुजकेट। सो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पे ही फोकस करना है, और कॉम्पिटिटिव पे इंग्लिश, कंप्यूटर और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स कोई जगह पे पूरे इंडिया में काउंट नहीं होते हैं। यानी पासिंग क्राइटेरिया भी अगर आप क्रॉस कर लेते हो देन इट इज़ गुड। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे, पेरेंट्स भी ऐसे देखे कि भाई इंग्लिश, कंप्यूटर और प्रैक्टिकल पे इतना ध्यान दे देते हैं कि उसका परफॉर्मेंस जो बोर्ड के मेन सब्जेक्ट है वहाँ पे लो हो जाता है।
11 साइंस की जैसे आपकी स्कूल की एग्ज़ाम रहेगी, वहाँ पे जैसे आप नॉर्मल जो आप 8, 9, 10th में देते हो वैसे ही सिनेरियो रहेगा कि जैसे 50 मार्क्स फर्स्ट एग्ज़ाम, सेकंड एग्ज़ाम 50 मार्क्स एंड थर्ड एग्ज़ाम जो आपकी रहेगी वो 80 + 20, 80 मार्क्स थियरी प्लस 20 मार्क्स जैसे आपका ओरल वाइवा जो भी रहता है उसके हिसाब से रहेगा। 12th की बात करता हूँ। 12th में आप जैसे 10th में दे रहे हो वैसे बोर्ड एग्ज़ाम आएगी, वहाँ पे आपका CBSE बोर्ड हो या गुजरात बोर्ड हो उसके हिसाब से आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ गुजरात बोर्ड की, तो गुजरात बोर्ड में जैसे फिजिक्स की एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स की कंडक्ट होगी, वो बोर्ड ही पेपर आएगा, कोई भी 20 मार्क्स का कोई डिस्ट्रीब्यूशन रहता नहीं है। केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, कंप्यूटर और प्रैक्टिकल सभी एग्ज़ाम्स बोर्ड कंडक्ट करती है। ओके, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, जैसे कि JEE मेन, JEE एडवांस, गुजकेट, नीट एंड बोर्ड्स। वो 5 अलग अलग एग्ज़ाम है। मैं यहाँ से गैस कर सकता हूँ कि 100% पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ये जो एग्ज़ाम्स है उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कौन सा कब काम होने लगने वाला है और कौन सा हमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी एग्ज़ाम पे हमको फोकस करना चाहिए, कौन से एग्ज़ाम पे हमको छोड़ देना है। जैसे कि हम फर्स्ट एग्ज़ाम की बात करें, JEE मेन। JEE मेन की जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ A ग्रुप वाले बच्चों के लिए ही है, जैसे कि जो मैथमेटिक्स ग्रुप वाले बच्चे हैं उसके लिए है। JEE बोलते हैं लेकिन उसमें 2 शब्द आते हैं, 2 एग्ज़ाम्स आती है, JEE मेन एंड JEE एडवांस। बहुत सारे पेरेंट्स को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को 12th ख़त्म होते तक वो भी पता नहीं चलता है कि JEE एडवांस एंड मेन 2 अलग अलग एग्ज़ाम्स रहती है। JEE मेन का जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर रहेगा उसमें 90 क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30 और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस, यानी टोटल 90 क्वेश्चंस का आपका पेपर आएगा। सभी क्वेश्चंस आपको MCQ बेस्ड रहेगा, यानी सिंगल करेक्ट आंसर आपको क्लिक करना है यानी सिलेक्ट करना है, और एक क्वेश्चंस आपका 4 मार्क्स का रहेगा, यानी 90 × 4 यानी 360 मार्क्स आपका टोटल JEE मेन की एग्ज़ाम होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो 0.25% यानी कि 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होता है। तो आइए हम देखते हैं JEE मेन के रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आपके माइंड में चलता होगा कि JEE मेन में पास फेल जैसा कुछ होता है, एग्ज़ाम डेट कब आती है, JEE मेन का सिलेबस क्या है, JEE मेन का कट ऑफ क्या रहता है। तो पहली चीज़ बता रहा हूँ कि JEE मेन में कोई पास फेल जैसा नहीं होता है। अगर आपके 10 मार्क्स है, अगर आपके 350 है, आप पास ही हो, उसमें कोई पास फेल जैसा रहता नहीं है। एग्ज़ाम डेट बता रहा हूँ मैं, जैसे कि आप अभी 2020 जून में आपका 11 साइंस का जो रेगुलर करिकुलम स्टार्ट होगा, तो 2022 बैच आपकी आएगी 12th में। 12th की एग्ज़ाम आपकी मार्च 2022 में कंडक्ट होगी, बोर्ड की एग्ज़ाम। तो बोर्ड की एग्ज़ाम्स के 2 महीने के पहले यानी कि जनवरी में JEE मेन की एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। 2 बार JEE मेन की एग्ज़ाम्स होती है, 2 बार, यानी एक जनवरी में और एक अप्रैल में। अप्रैल 2022 में कंडक्ट होगी आपके लिए, और एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगी जनवरी 2022 में। आपको पता होगा, आपको पता नहीं कि 2 बार क्यों लेते हैं। जैसे कि ये आपके लिए एक बेनिफिट की बात है कि अगर जनवरी में आप एग्ज़ाम देते हो, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो आप फिर से आप अप्रैल में दे सकते हो। अगर जनवरी में आपके अच्छे मार्क्स आ गए, आपको लगता है कि मुझे अप्रैल में नहीं देना है, तो आप नहीं दो। अगर आपके जनवरी में अच्छे मार्क्स आए और आपको लगता है कि मुझे थोड़ा इम्प्रूव करना है, तो आप दे सकते हो। अगर जनवरी में आपका 220 मार्क्स आया है 360 में से, और अप्रैल में अगर चलो आपने अच्छे से ट्राई किया लेकिन 180 मार्क्स आए, डाउन हुए, नो टेंशन, आपका 220 ही काउंट होने वाला है। अगर आपके अप्रैल में 220 की जगह पे 320 आए, तो आपका बेस्ट ऑफ 2 काउंट होगा। फर्स्ट एग्ज़ाम 220, सेकंड एग्ज़ाम 320, यानी कि आपका 320 ही काउंट होगा। यानी समझ लो एग्ज़ाम 2 बार कंडक्ट होने वाली है। अभी सिलेबस की बात करते हैं। JEE मेन
आपको पता होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स को कंफ्यूज किया जा रहा है कि JEE JEE। ओके, आपको पता हो तो अभी गुजरात सरकार ने, गुजरात गवर्नमेंट ने 11th-12th में जो सिलेबस CBSE में चल रहा है वही सिलेबस यानी कि NCERT सिलेबस 11th-12th में पिछले 2 सालों से डाल दिया है। यानी NCERT करिकुलम ही स्टडी करना है। तो अगर आप NCERT करिकुलम 11th-12th स्टडी कर रहे हो देन आपको पता होगा कि JEE मेन जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन NCERT। यानी कि आपको JEE मेन के लिए अलग कोई ऐसा नहीं है कि पूरा अलग सिलेबस रिफ़र करना है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप फिजिक्स के NCERT यानी बोर्ड तो आप प्रिपेयर करने वाले ही हो, तो समझ लो कि आपका 50% JEE मेन कंप्लीट हो गया। अगर आप अच्छे से 100% डिट्टो टू डिट्टो वर्ड टू वर्ड NCERT समझते हो तो अभी बाकी क्या रहा 50%। तो यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी चेंज्ड। आपका बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछाए जाते हैं वो बेसिक्स होते हैं, यानी बुक में से ही सेम एग्जाम्पल्स आपको पूछाए जाते हैं, सेम थियरी आपको पूछाई जाती है। लेकिन यहाँ पे MCQ बेस्ड है, यानी थोड़ा लॉजिक आपको करना पड़ेगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आप JEE मेन में ऐसा भी है कि 5-10% टॉपिक्स जो NCERT में नहीं है और JEE मेन में है तो वो आपको अलग से करना पड़ेगा प्रिपरेशन। सो फाइनली मैं बता रहा हूँ कि JEE मेन का सिलेबस इज़ वेरी सिमिलर टू NCERT सिलेबस। सो आगे हम बात करते हैं कट ऑफ। सर अब अभी आपने बताया कि कोई पास फेल नहीं है, तो कट ऑफ क्यों? मैं आगे थोड़ा आपको डिस्क्राइब करता हूँ। ये पिछले 3-4 सालों के मैं JEE मेन के कट ऑफ्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कट ऑफ्स जैसे आप देखते हो कि कैटेगरी वाइज रहता है, जैसे जनरल, OBC, SC ST। 2019 की हम बात करते हैं कि 2019 में जो बच्चों ने 360 में से 90 से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं वो लोग JEE मेन क्वालिफाई हो गए थे। अगर कोई OBC में है यानी कि SC/BC में है तो 74 मार्क्स आउट ऑफ 360 यानी 360 मार्क्स की जो JEE मेन एग्ज़ाम है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो ये जो कट ऑफ है वो कहाँ काम लगने वाला है? अगर आप कट ऑफ क्रॉस करते हो तो आप देखते हो कि जैसे कट ऑफ हर साल चेंज होते रहते हैं। यानी 2018 में डाउन था, 2017 में भी डाउन था, 2016 में आप देख रहे हो 100 मार्क्स गया था। यानी ये कट ऑफ्स आपको कहाँ काम लगने वाले हैं? अगर आप ये कट ऑफ क्रॉस कर लेते हो JEE मेन के, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ बेनिफिट्स आफ्टर द JEE मेन। JEE मेन के बाद आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले? तो पहली चीज़ है कि मैंने आपको पहले बताया था कि JEE की 2 एग्ज़ाम रहती है, एक एडवांस भी रहती है। तो अगर आप JEE मेन क्लियर करते हो कट ऑफ तो आपको एडवांस का फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। जो बच्चे JEE मेन का कट ऑफ क्लियर नहीं करते वो लोग एडवांस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 90 लाया है तो भी वो फॉर्म भर पाएगा, कोई बच्चा 360 में से 350 लाया है तो भी वो फॉर्म भर पाएगा। यानी इसमें कोई ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। अगर एडवांस का फॉर्म भरना है तो आपको सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करना है। दूसरी चीज़ कि आपने एडवांस का तो फॉर्म भर सकते हो। चलो, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको एडवांस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, JEE मेन में ही उसका अच्छा स्कोर आ गया है, 250, 260, 270, 200 से प्लस मार्क्स उसके आ गए, 150 के प्लस मार्क्स उसके आ गए, तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? तो वो बच्चा NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक अच्छी कॉलेज कहलाई जाती है, अच्छी कॉलेज का ग्रुप है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT। आप देख सकते हो 31 कॉलेजेस है और 18,000 सीट्स है NIT की। और हमारे गुजरात में एक ही NIT अवेलेबल है सूरत में। और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है आपको कि अगर आपको NIT या एडवांस के लिए अप्लाई करना है तो आपके बोर्ड में मिनिमम 75% चाहिए। ऐसा नहीं कि बोर्ड आप फोकस नहीं करते हो, 50% बोर्ड में है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर बोर्ड में 50% है और JEE मेन में 360 में से 350 मार्क्स है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन IIT एंड NIT। आप एडवांस में भी अप्लाई नहीं कर पाओगे या फिर NIT में भी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। यानी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका 75% बोर्ड में चाहिए
या फिर टॉप 20 परसेंटाइल में आपको आना पड़ेगा आपकी कैटेगरी में। यानी टॉप 20 परसेंटाइल क्या होता है कि जैसे समझ लो गुजरात की जो GSCB बोर्ड है तो वहाँ पे आपका हाईएस्ट बच्चे का परसेंटाइल 99.98 है, तो वहाँ से आपको समझ लो कि आपको 79.98 यानी 20 परसेंटाइल टॉप 20 परसेंटाइल में आपको आना चाहिए। जैसे कि समझ लो मैं दूसरी बार आपको समझा रहा हूँ कि जैसे हाईएस्ट परसेंटाइल 91 है, 91 इज़ द हाईएस्ट परसेंटाइल, तो आपको 71 परसेंटाइल से प्लस लाना है। यानी टॉप 20 परसेंटाइल में आइए या फिर 75 परसेंटेज आप क्रॉस करिए। जैसे CBSE में भी सेम क्राइटेरिया रहेगा कि आप टॉप 75 परसेंटेज लाइए या फिर 20, कोई भी बोर्ड हो आपका, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ओपन बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आपको यही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। एक और भी बेनिफिट्स है, अगर आप NIT तो मिल ही रही है, लेकिन एक और भी बेनिफिट्स है। गुजरात में थोड़ी 3-4 जो कॉलेजेस है जो टॉप लेवल की है, वो लोग 50% सीट्स मेन के स्कोर के हिसाब से फिलअप करते हैं। 50% सीट, नॉट 100%, 50% सीट JEE मेन के स्कोर्स के हिसाब से फिलअप करते हैं। यानी समझ लो कि मैंने यहाँ पे आपको JEE मेन के बेनिफिट्स बताए कि जो बच्चे को JEE एडवांस की एग्ज़ाम देनी है और आगे IIT में जाना है, वो बच्चे के लिए JEE मेन काम की है, NIT में जाना है तो काम की है। अगर आपका गोल कोई और हो तो डोंट प्रिपेयर फॉर JEE मेन। अभी यहाँ पे मैं एडवांस की बात कर रहा था, लेकिन आपको एडवांस का जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है वो थोड़ा क्लियर नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। JEE एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ। JEE एडवांस तो उसकी एग्ज़ाम डेट कब होती है, उसका सिलेबस, जैसे मैंने JEE मेन में जो क्वेश्चंस किए थे वही सेम क्वेश्चंस है, एग्ज़ाम पैटर्न और कट ऑफ। JEE एडवांस की एग्ज़ाम मई महीने में कंडक्ट होती है, यानी कि 2022 आपका बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म होगी, आपकी अप्रैल में JEE मेन की एग्ज़ाम ख़त्म होगी, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आप JEE मेन के कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको एडवांस में जाना पड़ता है। एडवांस की एग्ज़ाम दे सकते हो मई में। सिलेबस की बात कर रहा हूँ तो एडवांस का सिलेबस इज़ नॉट सिमिलर टू NCERT। आपको बहुत सारे टॉपिक्स है वो अलग से कवर करने पड़ेंगे, और जो JEE एडवांस का सिलेबस है वेरी डेप्थ में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत ही पावरफुल होना पड़ेगा, तभी आप JEE एडवांस के लिए प्रिपेयर हो सकोगे। कट ऑफ की बात करता हूँ। ये कट ऑफ किसके लिए है? JEE एडवांस के बेनिफिट्स देख लेते हैं हम, कि जैसे हमने JEE मेन के बेनिफिट देखे वैसे हम JEE एडवांस के बेनिफिट देखते हैं। कि एडवांस अगर आप अच्छे परसेंटेज से क्लियर करते हो, कट ऑफ की मैंने बात किया, तो अगर आप 40% मैक्स लाते हो JEE एडवांस में, कितने 40% मैक्स, तो आप IIT के लिए अप्लाई कर सकते हो। 40% मैक्स अगर JEE एडवांस में अगर आप लाते हो तो एक चीज़ है कि JEE एडवांस की एग्ज़ाम कितने मैक्स की होती है। JEE एडवांस के लिए 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों पेपर्स करीबन 180 मार्क्स के रहते हैं, लेकिन फिक्स नहीं है। 186 का भी आ सकता है, 174 का भी आ सकता है, दैट इज़ डिपेंड्स ऑन द पेपर सेटर। यानी दोनों एग्ज़ाम मिला के आपका 360 मार्क्स ही होता है JEE एडवांस का। तो समझ लो 360 में से आपको 40% मार्क्स अगर आप लाओगे, या 35-40% मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आप लाओगे, तो आप IIT की सीट्स आपकी बुक हो गई, ऐसा समझ लो। पिछले 10 सालों का आप एक अभ्यास करो तो आपको पता चलेगा कि 30-35-40% इतना कट ऑफ रहता है एडवांस के लिए। एडवांस की बात कर रहा हूँ कि एडवांस की जो एग्ज़ाम है वो इंडिया की टफेस्ट एग्ज़ाम है, उसमें से एक एग्ज़ाम है, वेरी टफ एग्ज़ाम। यानी समझ लो कि आपको पूरे 2 साल डिसिप्लिन से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप एडवांस क्लियर हो सकते हो।
अगर आप एडवांस के कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको क्या बेनिफिट होगा। एक चीज़ है कि आप आईआईटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है। आईआईटी की 23 कॉलेजेस है। आईआईटी यानी कि इंडिया की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुजरात में एक अवेलेबल है, वो गांधीनगर है। उसमें भी मैंने जो बताया है वो सेम 75% बोर्ड में चाहिए या टॉप 20 परसेंटाइल में आपका नाम आना चाहिए। सो आईआईटी की सीट्स आप देखो 12,000 ही सीट्स है पूरे इंडिया की। सो आप समझ सकते हो कि अगर आप मेडिकल टारगेट करते हो कोई बच्चा, और कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको पता है एमबीबीएस के लिए। तो आपको पता नहीं एमबीबीएस की पूरे इंडिया में 60-70,000 सीट्स है, यानी उसको पूरे इंडिया में 70,000 में आना है। आपको कहाँ पे आना है, 12,000 में आना है। यानी समझ लो कि एडवांस कितनी टफ है। आपको 12,000 में आना है टॉप इंडिया में, पूरे इंडिया में टॉप 12,000 में अगर आप आओगे तभी आपको ये सीट्स मिल सकती है। अगर आपको आईआईटी नहीं जाना है तो आपको पता है कि आईआईएससी बेंगलोर है, वो भी एक अच्छी रिसर्च कॉलेज है। वहाँ पे अगर आपको साइंटिस्ट बनने की इच्छा है तो आप आईआईएससी में जा सकते हो, आईआईएससीआर में भी जा सकते हो। तो वो सब कॉलेज सेंट्रल केंद्र सरकार के हाथ में है। सो आईआईटी भी केंद्र सरकार चलाती है। सो अब ये सब जो इंडिया की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, रिसर्च कॉलेजेस है, वहाँ पे आपको एडवांस के बेसिस पे आप जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे आशा रखता हूँ कि आपको जेडब्ल्यू मेन एंड जेडब्ल्यू एडवांस क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जेडब्ल्यू मेन और एडवांस दोनों इंजीनियरिंग के लिए है, लेकिन कहाँ पे इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, तो जेडब्ल्यू मेन और एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी हम गुजकैट की बात करते हैं। ये स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, गुजरात स्टेट ही कंडक्ट करती है और गुजरात स्टेट वाले बच्चे ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो गुजकैट अगर गुजकैट के आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि 120 क्वेश्चंस की गुजकैट एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। 120 क्वेश्चन की, फिजिक्स 40, केमिस्ट्री 40 और मैथ्स और बायो, यानी कि ये एग्ज़ाम ए ग्रुप वाले और बी ग्रुप वाले दोनों दे सकते हैं। सो 120 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी 120 मार्क्स की ही एग्ज़ाम है। अगर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो गुजकैट के बेनिफिट्स हम देख लेते हैं। गुजकैट रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं पहले हम। जैसे पास फेल, तो गुजकैट में कोई पास फेल नहीं होता है। आपका 120 में से 2 मार्क्स है तो भी आप पास हो, 50 है तो भी पास हो, 120 है तो भी आप पास हो। एग्ज़ाम डेट, जैसे कि आपकी 12th बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म होती है मार्च में या फरवरी में, तो आपकी ये एग्ज़ाम अप्रैल मई में हो सकती है। जनरली अप्रैल या मई में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होती है गुजकैट की। गुजकैट एग्ज़ाम सिलेबस, एक चीज़ यहाँ पे गुजकैट में बेनिफिट है कि गुजकैट का जो सिलेबस है वो अलग से नहीं है। आपकी जो 12th की बुक है, 12th की एनसीईआरटी की बुक है, वही आपका गुजकैट का सिलेबस है। यानी आप सीबीएसई में पढ़ रहे हो या गुजरात बोर्ड में पढ़ रहे हो, आपको 11th रेफर नहीं करना है। गुजकैट के लिए ओनली 12th साइंस, जो 12th साइंस की एग्ज़ाम है वही आपकी गुजकैट का सिलेबस हो जाएगा। लेकिन एक डिफरेंस ये रहेगा कि 12th साइंस के एग्ज़ाम है, वहाँ पे एमसीक्यूज़ नहीं रहते या फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ 1 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है वही आएंगे। वेटेज, यानी गुजकैट कहाँ कहाँ पे काम लगेगा। गुजकैट का वेटेज 40% रहता है और गुजकैट के साथ जो कंबाइन में जो एग्ज़ाम काम लगती है वो बोर्ड है हमारा, जो सीबीएसई या फिर गुजरात बोर्ड जो हम देते हैं जीएसईबी बोर्ड, तो वो गुजकैट उसके साथ कंबाइन में काम लगती है। गुजकैट का वेटेज 40% रहता है और बोर्ड का वेटेज 60% रहता है। वो लेकिन कहाँ पे, कौन सी जगह पे ये काम लगता है। जैसे पहले मैंने बताया कि ये ए और बी ग्रुप दोनों स्टूडेंट्स के लिए काम की एग्ज़ाम है। बेनिफिट्स आफ्टर द गुजकैट, अगर कोई ए ग्रुप वाला बच्चा है और वो गुजकैट दे रहा है तो गुजरात की सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में गुजकैट ही चलती है।
जैसे कि गुजरात की टॉप कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, एमएस यूनिवर्सिटी, डीडीआईटी, निरमा, बीवीएम, एलडी इंजीनियरिंग, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, डीआईआईसीटी, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ये सब जो कॉलेजेस है ये टॉप लेवल की कॉलेजेस, और उसके अलावा 128 अदर कॉलेजेस, यानी कि टोटल आप देख सकते हो 61,000 जो सीट्स है वो बोर्ड एंड गुजकेट के बेसिस पे ही फिलअप होती है। अगर आपको इंजीनियरिंग टारगेट कर रहे हो तो आपको गुजकेट देनी पड़ेगी, अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है गुजरात में। तो अगर आप आईआईटी एनआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको गुजकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ यही है कि मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे शुरुआत में एक जुनून दिखा के मेंस, एडवांस वो सब सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि उसमें कुछ कवर नहीं कर पा रहा है, फिर वो बोर्ड पे आ जाता है, गुजकेट पे आ जाता है, लेकिन गुजकेट में भी फिर कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन पहले से परफेक्ट होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया है कि आपको कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, उसके बेसिस पे आप एग्ज़ाम करो। अगर आपका टारगेट है कि मुझे गुजरात की टॉप कॉलेज चाहिए, डीडीआईटी, एमएसयू, निरमा, देन लीव जेडब्ल्यू मेन एंड एडवांस। आपको सिर्फ गुजकेट पे फोकस करना है और बोर्ड पे फोकस कीजिए। आपका बोर्ड 60% काउंट होगा, 12th का बोर्ड, और गुजकेट 40% काउंट होगा। एक दूसरा कोर्स है जो गुजकेट के बेसिस पे एडमिशन देते हैं, जैसे बीफार्म यानी कि फार्मेसी। फार्मेसी आपको पता है कि ए और बी ग्रुप दोनों बच्चे फार्मेसी में जा सकते हैं, वो भी बहुत सारी 6000 सीट्स अवेलेबल है। फार्मेसी की 70 कॉलेजेस है, तो फार्मेसी का भी जो मेरिट बनता है वो गुजकेट बेसिस मेरिट बनता है। तो एक चीज़ ये हुई कि अगर ए ग्रुप वाला बच्चे को फार्मेसी में जाना है और इंजीनियरिंग करना है तो गुजकेट सेलेक्ट करना पड़ता है। बी ग्रुप की बात कर रहा हूँ, अगर बी ग्रुप का कोई बच्चा है जिसको बी फार्म सेलेक्ट करना है तभी गुजकेट काम लगती है, ओनली बी फार्म के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो बी फार्म और छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं, जैसे डेयरी, छोटे मोटे कोई कोर्सेज होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर है, वहाँ पे कोई गुजकेट लगाता है नहीं लगाता है, यानी जनरली बी ग्रुप के लिए गुजकेट इतनी सारी काम की नहीं है। गुजकेट जो है वो ए ग्रुप के लिए है, ज़्यादातर बच्चे ए ग्रुप के ही गुजकेट, ए ग्रुप वाले बच्चे ही गुजकेट देते हैं। बी ग्रुप में इतने सारे कोर्सेज नहीं है जो गुजकेट बेस्ड है। ए ग्रुप में पूरी 61,000 सीट्स हैं इंजीनियरिंग की, दैट इज़ बेस्ड ऑन गुजकेट। अभी हम नीट की बात करते हैं। जो बी ग्रुप वाले बच्चे कब से राह देख रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम जो देनी है नीट वो कब आएगी, तो नीट की बात करते हैं। नीट जो एग्ज़ाम है वो उसमें 180 क्वेश्चंस आएंगे। तो आप देख सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस हैं, और बायोलॉजी का वेटेज पूरा चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपने आगे की एग्ज़ाम देखी, वहाँ पे सेम क्वेश्चंस रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी में सेम क्वेश्चंस है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते बायोलॉजी के 2 डिवीज़न होते हैं, बॉटनी एंड जियोलॉजी। बॉटनी के 45 क्वेश्चंस आएंगे और जियोलॉजी के 45 आएंगे, यानी 90 क्वेश्चंस बायो के होंगे। तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि नीट का एग्ज़ाम 720 मार्क्स की होगी, यानी एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स है, 180 मल्टीप्लाई करते हो तो 720 होगा। उसमें से आधा मार्क्स बायोलॉजी का है, यानी आपको पहले दिन से बायोलॉजी सब्जेक्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा अगर आपका टारगेट नीट है तो। एक चीज़ देखते हैं नीट के रिगार्डिंग, थोड़े क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। नीट की एग्ज़ाम्स कब होती है, तो एक चीज़ है कि नीट की जो एग्ज़ाम्स होती है वो जनरली मई महीने में कंडक्ट होती है। जैसे कि आपकी 12th की एग्ज़ाम अब मार्च में ख़त्म होगी, तो उसके बाद आपको 1-1.5 महीना प्रिपरेशन के लिए मिलता है, तब एक ही बार कंडक्ट होती है लेकिन नीट की एग्ज़ाम। दूसरी चीज़ ये कि नीट का सिलेबस, तो मैंने जैसे जेडब्ल्यू मेन में बताया था कि दिस इज़ वेरी सिमिलर। जेडब्ल्यू मेन का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। नीट का सिलेबस तो बहुत ही मिलता जुलता है एनसीईआरटी से। तो 11th-12th दोनों का सिलेबस जो है, 11th और 12th दोनों का सिलेबस आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। यानी आपकी टोटली एनसीईआरटी जो है 11th-12th की वो नीट में आएगी, एज वेल एज जो टॉपिक्स अवेलेबल नहीं है एनसीईआरटी में वो भी नीट में आएंगे। सेमली मैंने दिखाया कि जैसे मेन में और एडवांस में भी 11th-12th आता है, गुजकेट में सिर्फ 12th होता है। तो आपको 11th-12th का सिलेबस एनसीईआरटी का थॉरली स्टडी करना पड़ेगा, एज वेल एज जो टॉपिक्स उसमें नहीं है वो नीट के
अलग से नीट का सिलेबस लेके उसको नीट का आपको अलग से स्टडी करना पड़ेगा। नीट का कट ऑफ क्या रहता है, ये कट ऑफ किसके लिए है? अगर आपको मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो नीट किसके लिए काम की है? जो बच्चे को मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी एंड वेटरनरी, ये टारगेट है आपका। अगर टारगेट मेडिकल कोर्सेज है तो आपको नीट ही देनी पड़ेगी क्योंकि बोर्ड के बेसिस पे कोई जगह पे आपको एडमिशन मिलेंगे नहीं। यानी उसका मीनिंग ये नहीं होता है कि आपको बोर्ड नहीं करना है। मैंने बताया कि नीट का सिलेबस क्या है, बोर्ड का ही सिलेबस है। यानी कि 720 में से आप 300 प्लस मार्क्स आराम से अगर बोर्ड अच्छे करते हो तो आपका हो जाता है। आपको जो 400 मार्क्स बचे हैं उसके लिए क्वेश्चन हाई लेवल पे यानी कि डिफ़िकल्टी वाले क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। यानी कि थोड़ा लेवल हार्ड है, सिलेबस सेम है लेकिन लेवल क्वेश्चन ऑफ लेवल हार्ड है, वो करना है। यानी कि ये जो कट ऑफ है मैं आपको 2019 का कट ऑफ यहाँ पे समझा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे कट ऑफ परसेंटाइल बेस होता है। जैसे कि 50 परसेंटाइल इज़ द कट ऑफ फॉर जनरल एंड EWS कैटेगरी। यानी कि 50 परसेंटाइल यानी कि लास्ट टाइम आप देखते हो 2019 में 134 मार्क्स 720 में से वो 50 परसेंटाइल पे अटका था। यानी कि 134 मार्क्स में 50 परसेंटाइल था। अभी हो सकता है कि आप 2020 में दे रहे हो वहाँ पे 160 मार्क्स पे 50 परसेंटाइल हो, ओके, तो 160 कट ऑफ रहेगा। अगर डाउन भी हो सकता है, यानी कि 50 परसेंटाइल मार्क्स जो कट ऑफ मार्क्स रहता है वो नीट के लिए है। SCBC SC ST वहाँ पे 40 परसेंटाइल रहता है। सो अगर ये कट ऑफ मार्क्स आप क्रॉस करते हो देन यू कैन फिल अप फॉर्म फॉर दिस कोर्सेज, अदरवाइज आप फॉर्म भी फिलअप नहीं कर पाओगे। मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक। समझ में आ गया नीट किसके लिए काम किए और नीट का सिलेबस क्या है, नीट की एग्ज़ाम कब कंडक्ट होती है और नीट की बेसिस पे जो सीट्स है। यानी कि आप देख सकते हो मेडिकल की सीट्स भी बहुत इंक्रीज़ हो चुकी है। यहाँ पे गुजरात में कम से कम 5 से 6 हज़ार सीट्स मेडिकल की हो चुकी है। डेंटल की सीट्स है, आयुर्वेदिक की भी 2,000 सीट्स है, होम्योपैथिक की करीबन 3 से 4 हज़ार सीट हो चुकी है। तो सब मिलाते हो तो आप मेडिकल की 12,000 सीट्स है। अगर आपको मेडिकल की 12,000 सीट्स पे फोकस है देन यू कैन गो फॉर नीट एग्ज़ाम। अगर आपका गोल ये कोई कोर्स में से कोई और कोर्स है तो आप नीट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ये एक चीज़ है कि कट ऑफ है। ये कट ऑफ मैंने जो पहले बताया वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी कट ऑफ है, लेकिन ये जो कट ऑफ है वो एडमिशन की बात कर रहा हूँ कि 2019 में गुजरात में अगर MBBS में लास्ट एडमिशन 406 मार्क्स पे हुआ था नीट के 720 में से, जिसका 406 था। मैंने सभी कॉलेजेस का पूरा जो मेरिट्स है वो बहुत डीपली स्टडी किया हुआ है और मैं खुद पिछले 10 सालों से बहुत सारे कैरियर गाइडेंस के सेमिनार भी कंडक्ट करता हूँ और मैं इसमें बहुत सारी मास्टरी मैंने हासिल कर चुका हूँ। सो यहाँ पे देखते हो कि आपका MBBS में लास्ट एडमिशन 406 मार्क्स पे हुआ था। यानी कि अगर आपका टारगेट MBBS है तो और जनरल कैटेगरी है तो आपको कम से कम 420 से ज़्यादा मार्क्स हो, 20, 30, 50 से, तो आप मेडिकल के लिए सिक्योर हो सकते हो। लेकिन कॉलेज फिक्स नहीं है। अगर आपको अच्छी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए देन यू हैव टू गो फॉर 500 प्लस, क्योंकि ये लास्ट एडमिटेड सीट है, लास्ट सीट जिसको 406 पे मिली थी। फर्स्ट सीट्स तो ऐसी भी हो सकती है 690 पे मिली हो, ओके। अब देख सकते हो कि जो लोगों की कैटेगरीज अलग है, जैसे SC-BC है तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है 374, SC कैटेगरी में 322 है, ST में 168 है। BDS की बात कर रहा हूँ, डेंटल। यानी आप देख सकते हो कि कोई जगह पे कोई सीट्स क्लोज नहीं हुई, यानी एडमिशन लिया है बच्चों ने लेकिन पूरी कॉलेज फिलअप नहीं हुई है। जनरल कैटेगरी में पूरे गुजरात है वहाँ पे
बहुत सारी कॉलेजेस ऐसी है कि वो फिलअप नहीं हुई है, बहुत सारी अच्छी कॉलेजेस फिलअप हो चुकी है, यानी कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस। यार बीडीएस में आप नीट अगर क्वालिफाई करते हो देन बीडीएस की सीट आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी में क्लोज नहीं हुआ है, यानी आपका मैंने यहाँ पे दिखाया कि नीट 134 मार्क्स पे क्लियर हुआ था। अगर आपका 134 है तो देन आप बीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको सीट्स भी मिल सकती है, राइट। बीएएमएस यानी कि आयुर्वेदिक, यहाँ पे थोड़ा मेरिट्स अप जाते हैं क्योंकि मेडिकल के बाद डायरेक्टली बीएएमएस फिलअप होने का स्टार्ट होता है। ये तो लास्ट एडमिशन है 246 मार्क्स, यानी कि बीएएमएस में अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हो 400 मार्क्स के फिलअप होती है, 450 के करीबन। ओके, बीएएमएस में अगर आप देखते हो एससी एसटी कैटेगरी में भी मेरिट थोड़ा ज़्यादा रहता है, जैसे 228 मार्क्स है एससी कैटेगरी में बीएएमएस में। बीएचएमएस की बात कर रहा हूँ कि बीएचएमएस में भी आप देख रहे हो जनरल में ऐसी 2-4 कॉलेज होगी तो जो खाली रही है, इसलिए यहाँ पे नॉट क्लोज लिखा हुआ है। ओके, तो एक मैं 2 शब्दों में बता रहा हूँ कि आपको अगर मेडिकल चाहिए देन गो फॉर 450 प्लस, अगर आपको बीएएमएस चाहिए तो बीएएमएस तो 300 के प्लस आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, और बीएचएमएस और बीडीएस चाहिए तो आप 200 से ज़्यादा लाओगे तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। अभी मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ओनली बोर्ड कर रहा है, ओनली बोर्ड, यानी कि वो कोई जेडबल नहीं कर रहा है, नीट कर नहीं रहा है, गुजकैट नहीं कर रहा है, सिर्फ बोर्ड कर रहा है, तो बोर्ड आपको पता है बीएससी इज ए साइंस का जो बेसिक कोर्स है। बीएससी में बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स आती है। अगर आप बीएससी फिजिक्स में कर सकते हो, केमिस्ट्री में कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स मैथ्स में कर सकते हो, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, बहुत सारी फील्ड्स है। मैं तो कहता हूँ कि 50 प्लस कोर्सेज बीएससी के हैं। बीएससी एग्रीकल्चर। तो अगर आपको बीएससी ही करना है देन यू हैव टू फोकस ऑन बोर्ड, क्योंकि आपके 12th के बोर्ड के मेरिट के हिसाब से एडमिशन होगा बीएससी में, और बीएससी इज़ अ मेजर स्कोप ऑफ साइंस के बच्चों का मेजर स्कोप। क्योंकि आप देख सकते हो 33,000 बच्चे बीएससी में जाते हैं। आप देखते हो कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कितने बच्चे साइंस ले रहे, 1,40,000 बच्चे, लेकिन वो सब पास नहीं होते। 1,40,000 में का आप 70% रिजल्ट काउंट कीजिए, 70% रिजल्ट, तो 1,00,000 बच्चे पास होते। तो वहाँ पे देखो 33,000, यानी हर 10 में से 3 से 4 बच्चे बीएससी कर रहे हैं। और बीएससी के बाद आप एमएससी भी कर सकते हो, और बीएससी ए और बी ग्रुप दोनों बच्चे कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से लाइन मिलेगी। अगर कोई बी ग्रुप का बच्चा है उसको मैथ्स करना है तो नहीं मिलेगी, कोई ए ग्रुप का बच्चा है उसको बी ग्रुप का कोई बीएससी का कोर्स करना है, यानी माइक्रोबायोलॉजी करना है, तो उसको नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आपको एनडीए में जाना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो आपको कंपलसरी ए ग्रुप ही लेना पड़ेगा, और आपको एनडीए की एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग से देनी पड़ेगी। वो अप्रैल में कंडक्ट होगी और दूसरी एग्ज़ाम नवंबर में होती है। अगर आप अप्रैल में क्लियर नहीं होते तो नवंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे डिफेंस के लिए लुकिंग है वो लोगों को कोई भी एग्ज़ाम काम नहीं लगती, वो लोगों को बोर्ड फोकस करना पड़ता है। ऐसे भी बच्चे हैं बी ग्रुप के लिए जो फिजियोथेरापी कोर्स है, वहाँ पे 5,000 जैसे सीट्स है। बीएससी नर्सिंग है, वहाँ पे भी 5,300 जितनी सीट्स है वो बी ग्रुप के लिए ही है। सिर्फ बीएमएलटी यानी लैब टेक्नीशियन का कोर्स है। बीएससी एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी गुड स्कोप, वो भी बी ग्रुप के लिए है। सो नर्सिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बीएससी नर्सिंग है। कॉमर्स वाले बच्चे जो कर रहे हैं वो जनरल नर्सिंग होता है, ये बीएससी नर्सिंग है। बहुत वास्ट डिफरेंस है। आप देखते हो नर्सिंग का मेरिट फिजियोथेरेपी, फार्मेसी वो सबसे ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे 100% जॉब मिल रही है, 100%, राइट। मैं एक और चीज़ पेरेंट्स को बता रहा हूँ कि आपका
आप अभी सुन रहे हो सभी बच्चे ऐसे नहीं है कि जो 80-90% वाले हैं, 30% या 35% भी 10th में लाता है, 35 यानी 12th पास होता है, वो बच्चा भी साइंस कर सकता है। अगर वो बच्चा कोई एग्ज़ाम्स पे फोकस ना करे, नीट, जेडब्ल्यू मेन, एडवांस, वो सब के, अगर सिर्फ बोर्ड पे फोकस करता है तभी भी वो अपना अच्छा फ्यूचर बना सकता है। मैं अभी एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे आप बीएससी कर रहे हो, राइट, और डर लगने की वजह से आप उसको कॉमर्स दिलवा देते हो, तो कॉमर्स में आपको बीकॉम के अलावा कोई कोर्स नहीं मिलेगा। अगर आपका 99% है कॉमर्स में, देन यू कैन गो फॉर बीकॉम। अगर आपका 33 है, देन यू कैन गो फॉर बीकॉम। यानी कि कॉमर्स का, गुजरात का फर्स्ट नंबर का बच्चा और लास्ट नंबर का बच्चा एक ही कोर्स कर रहा है, और यहाँ पे आप आधे घंटे से सुन रहे हो कि साइंस में कितने सारे कोर्सेज है। ये तो सिर्फ मैंने फ्यू कोर्सेज बताए आपको, छोटे मोटे इतने सारे कोर्सेज है। आप सर्च करोगे तो बहुत 200 से ज़्यादा कोर्सेज बेस्ड ऑन साइंस। इसलिए साइंस का जो जॉब प्लेसमेंट रेशियो है वो 90% है। यानी समझ में आ गया, मैंने 5 एग्ज़ाम्स बताई। एक चीज़ ये है कि अगर आप, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर का आपका टारगेट है और पूरा 2 साल वो नीट करता है, फिर बाद में उसको एग्रीकल्चर में जाना है, तो नीट में अच्छा मार्क्स है, बोर्ड में मार्क्स नहीं है, तो एग्रीकल्चर में अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी। यानी आप पहले से डिसाइड करो कि आपको कौन सा कोर्स परस्यू करना है, उसके बेसिस पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सेलेक्ट करो। सो मैं ऐसा रखता हूँ कि यहाँ पे आपको बोर्ड, नीट, गुजकेट, जेडब्ल्यू मेन और एडवांस, 5 एग्ज़ाम्स क्लियर हो चुकी है। अगर क्लियर नहीं हुई है तो मेरा वीडियो फिर से दोबारा देखो। एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि जैसे ए ग्रुप वाले बच्चे कहाँ कहाँ जा सकते हैं एक ही स्लाइड में। ए ग्रुप वाले बच्चे इंजीनियरिंग कर सकता है, आईआईटी में इंजीनियरिंग कर सकता है, एनआईटी में कर सकता है और स्टेट लेवल में कर सकता है। आईआईटी में कब कर सकता है, वो जेडब्ल्यू एडवांस क्लियर करेगा तब क्लियर करेगा, और टॉप 20,000 मेरिट में आएगा तब, यानी 40% प्लस आएगा एडवांस में तब। एनआईटी कब कर सकता है, अगर मेन में अच्छे मार्क्स हो तो। और स्टेट लेवल में कब कर सकता है, गुजकेट और बोर्ड। टेंशन की कोई बात नहीं है, स्टेट लेवल की बहुत सारी कॉलेजेस है। आपका बोर्ड में 33 है तभी स्टेट लेवल मिलेगी, गुजकेट में 5 मार्क्स से 10 मार्क्स से तभी भी स्टेट लेवल कॉलेज आपको मिलेगी, क्योंकि 61,000 सीट्स है, इतने बच्चे तो होते ही नहीं है एक ग्रुप में। तो आपको 100% स्टेट लेवल कॉलेज मिलेगी। स्टेट लेवल में भी ऐसी कॉलेजेस है जो मैंने 10 कॉलेजेस के नाम बताए अभी, वो 95, 92, 98, यानी दिस इज़ वेरी सिमिलर टू एनआईटी के लेवल की ही कॉलेजेस है, स्टेट लेवल की कॉलेजेस। बीएससी कर सकते हैं, तो बीएससी में मैंने बताया बोर्ड की ही प्रिपरेशन करना है। बी फार्म कर सकता है, एनडी और डेयरी टेक्नोलॉजी। तो ये सब जो स्कोप है वो ए ग्रुप के हैं। वैसे एक ही स्लाइड में मैं बी ग्रुप के स्कोप की बात कर रहा हूँ। बी ग्रुप में मैंने बताया कि मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी एंड वेटरनरी, दैट इज़ बेस्ड ऑन नीट। यानी बोर्ड भी करना है, क्यों करना है मैंने बताया हुआ है पहले। और बीएससी कोर्सेज है, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, बीएमएलटी, बीएससी एग्रीकल्चर और फार्मेसी, और बहुत अलग जो कोर्सेज मैंने लिखे नहीं हैं वो भी सब बोर्ड के बेसिस पे ही रहते हैं। ये जो एक इवोल्यूशन है मेरा वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, कि मैंने अभी पहले बताया कि 1,40,000 बच्चे के करीबन एग्ज़ाम देते हैं 12th की, उसमें से 1 लाख बच्चे पास होते हैं। 70% रिजल्ट हम काउंट कर रहे हैं। और अप्रोक्स यहाँ पे सीट्स कितनी है, 1,25,000। एनआईटी, आईआईटी की 30,000 सीट्स है, मैंने 1,500 सीट ही काउंट किया है उसमें। क्यों, क्योंकि वो 30,000 पूरे इंडिया के लिए, मैंने सिर्फ गुजरात की अलग से 1,500 सीट अप्रोक्स निकाल के काउंट किया है। इंजीनियरिंग की 61,000 है, बीएससी की 33, फार्मेसी, एमबीबीएस, डेंटल, आयुर्वेदिक और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, जिसकी 100, 150, 200, 500 सीट्स अवेलेबल है। यानी आपके लिए सीट्स फिक्स है। पहले जो प्रॉब्लम होता था कि बच्चे को बाहर जाना पड़ता था, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे परिस्थिति चेंज हो चुकी है। अगर आपने साइंस लिया है तो आपको सीट मिलेगी ही, लेकिन अच्छी सीट के लिए 2 साल मेहनत करनी है।
एक थोड़ा अनाउंसमेंट है कि जैसे 27 अप्रैल से हम ऑनलाइन 11 साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। 12 साइंस हमारा कब का स्टार्ट हो चुका है। 11 साइंस जो हमारा है वो 27 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग मिलेगा, स्टडी मटेरियल, टेस्ट भी कंडक्ट होंगे ऑनलाइन। वो सभी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन होगी। जब क्लासेस की परमिशन मिलेगी तब ये जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन जो क्लासेस हो रहे हैं वो रेगुलर इंस्टीट्यूट पे होने वाले हैं। और अब घर पे भी वो ही बैकअप ऑनलाइन दूसरी बार देख सकते हो। वो फैसिलिटी अभी हमारी ऐड हो चुकी है, क्योंकि कोई बच्चा दूसरी बार ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना चाहता है तो वो घर पे पढ़ सकता है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको 11-12 के जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो ये मेरा नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो। मैं आपको 100% कोई भी डाउट से आपको तो मैं क्लियर करवाऊँगा। आप पर्सनली भी मिल सकते हो जब लॉकडाउन ओपन होगा तब। सो प्लीज़ like my video and subscribe my channel Noble Education. Thank you.